हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हिस्ट्री ऑफ द माइटी ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर जो कि इस्लामिक इतिहास का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसने 3 महाद्वीपों एशिया, यूरोप और अफ्रीका के एक बहुत बड़े लैंडमास के ऊपर तकरीबन 600 वर्षों तक रूल किया। इस एम्पायर के राइज से इसके फॉल तक की कहानी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप इस एम्पायर के लैंड मास को देख पा रहे होंगे कि कितने बड़े भूभाग के ऊपर इसने रूल किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये टर्की वाला हिस्सा, जहाँ पे इसकी राजधानी इस्तांबुल थी, जिसको पहले बैजेंटीन, उसके बाद कंस्टेंटिनोपल कहा जाता था, और उसके बाद जब इस साम्राज्य का अस्तित्व आया तो उसके बाद उस शहर को इस्तांबुल कहा जाने लगा, जो कि आज के समय टर्की में है। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद ये साम्राज्य का विस्तार होना शुरू हुआ। इधर ये सेंट्रल यूरोप तक फैला हुआ था, हंगरी तक फैला हुआ था। यहाँ पे बाल्कन स्टेट्स भी आते थे, ग्रीस भी इसका कंट्रोल में था। उसके अलावा कुछ हिस्सा इटालियन प्लेन पेनिनसुला का था। मेडिटेरियन के अंदर कई सारे आइलैंड्स इसके कंट्रोल में थे। यहाँ पे आज के समय का जो इजराइल, पैलेस्टाइन, सीरिया वाला हिस्सा है, ये इनके कंट्रोल में था। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अरेबिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट होली साइट्स हैं इस्लाम की, मक्का, मदीना वगैरह, वो इसके कंट्रोल में थे। इधर नॉर्थ अफ्रीका में, अफ्रीकी महाद्वीप का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रिप इनके कंट्रोल में थी। इजिप्ट वाला हिस्सा इनके कंट्रोल में था। तो इतना बड़ा साम्राज्य जो 1300 से लगभग शुरू हुआ और 1922 पे जाके खत्म हुआ, 600 से भी अधिक वर्षों तक इसने रूल किया। इसका इतिहास जानेंगे हम। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन दिलचस्प होगा और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो आप एकदम पूरे इत्मीनान के साथ बैठ जाइए। एक बार में ना देख पाए तो जहां तक आप देख पाते हैं उसके बाद अगला हिस्सा देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको एक ही पार्ट में सब कुछ पढ़ा रहा हूं। हमने मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री को कई चरणों में पढ़ा है। एक हमने चरण पढ़ा था कि इस्लाम से पहले मिडिल ईस्ट कैसा था, अरबिया कैसा था, ये आज का जो ईरान है वो कैसा था। इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ा। और उसके बाद मैंने कहा कि 7वीं सेंचुरी में जब इस्लाम में एक बहुत बड़ा चेंज आया और प्रॉफिट मोहम्मद, जो कि अंतिम मैसेंजर ऑफ गॉड माने जाते हैं, अंतिम प्रॉफिट माने जाते हैं, उनका जन्म होता है। उसके बाद इस्लाम एक अलग रिलीजन के तौर पे स्थापित हुआ। तो उसका हमने इतिहास पढ़ा, उसका राइज देखा, उसकी फिलोसॉफिकल एंगल्स को पढ़ा, प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स को पढ़ा इस वीडियो में। ये रिलीजियस वीडियो था, रिलीजियस फिलोसॉफिकल आइडियाज के ऊपर था। उसके बाद हमने देखा कि प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके जो सक्सेसर थे, पॉलिटिकल और रिलीजियस सक्सेसर, प्रॉफिट नहीं बल्कि सक्सेसर जो थे, उन्होंने एक कैलिफेट शुरू करी और उसको राशिदुन कैलिफेट कहा जाता है, जिसमें 4 खलीफा थे, अबू बकर से लेके अली तक। तो उन्होंने जो रूल किया उसको राशिदुन कैलिफेट का जो समय है उसमें माना जाता है। उसके बाद राशिदुन कैलिफेट के बाद उमायद वंश या उमायद कैलिफेट आई, जो अली की हत्या के बाद उसने शासन किया था और एक बहुत बड़े लैंडमास के ऊपर इसने भी रूल किया। इसको पढ़ा हमने। उसके बाद हमने देखा कि इस उमायद कैलिफेट के अंतिम चरण में एक आंदोलन हुआ था, अब्बासिड रिवॉल्यूशन। उसके दौरान जो है अब्बासी वंश सत्ता में आया और इसने इस उमायद वंश को यहाँ से खत्म कर दिया और ये उमायद वंश सिर्फ जो है स्पेन में रह गया। उसके बाद हमने मामलुक्स का इतिहास पढ़ा, हम सफाविद का भी पढ़ेंगे, हम औरों का भी कुछ अयूबीदीन जो डायनेस्टी थी उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन जो काफी महत्वपूर्ण है ओटोमन एम्पायर, इसको अभी हम पढ़ लेते हैं। तो ये जो साम्राज्य आपको दिख रहा है, जो अपने जेनिथ पे पहुंचा था 1683 में, 1683 में, 17वीं सेंचुरी में अपने जेनिथ पे जब ये था, तो कितना बड़ा लैंडमास इसके कंट्रोल में था। अभी आप देखिए, बुडापेस्ट जो हंगरी के अंदर है, बेलग्रेड और सोफीन, ये वाला हिस्सा, ये जो यूरोप का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है यूरोप का है। आपको पता है ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल शहर है, यहीं से जो है जो यूरोप और एशिया जुड़ जाते हैं एक तरह से। यहाँ पे एक स्ट्रिप है, यहाँ पे एक पानी की पट्टी है, उसके इस तरफ जो है यूरोप है, इस तरफ जो है एशिया है। और टर्की जो है वो एक ऐसा देश है रशिया की ही तरह, जो उसका कुछ हिस्सा जो है एशिया में है, कुछ हिस्सा यूरोप में है, और वो इनकी राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल। इसी को इस्तांबुल कहा जाता है आज के समय। तो यहाँ पे इस साम्राज्य की नींव रखी गई। यहीं से इस साम्राज्य जो है इसकी विस्तार होना शुरू हुआ। हालांकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था पहले, ये रोम है। इस रोम के नाम से एक साम्राज्य था जिसको रोमन साम्राज्य कहा जाता है। उसका इतिहास हमने पढ़ा है, जो कि काफी लंबे 1000 साल से ज्यादा का इतिहास रहा उसका। और 1000 साल से भी क्या, 1500 साल का इतिहास रहा है रोम का। 700 बीसी से लेके यहाँ पे 1453 तक, जब कॉन्स्टेंटिनोपल शहर जो ईस्टर्न रोमन अंपायर की राजधानी था, उसका फॉल नहीं हो गया और वो रोमन अंपायर का जो है पूरी तरह से अंत होने की अंतिम दास्तां थी, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, उसका भी
जो आखिरी ताबूत में कील थी रोमन अंपायर की, वो इसी ओटोमन अंपायर ने गाड़ी थी, उसकी हम आगे बात करेंगे। तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल शहर काफी महत्वपूर्ण था। इसके पास में ही इस साम्राज्य की शुरुआत हुई थी 1300 में। उसके बाद इसका विस्तार होना शुरू हुआ। फिर विस्तार देखिए कैसे कैसे हुआ, ये सारे चरण हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको चीजें समझ में आएंगी। और चरणों को आप समझिए कि किस तरह से इस साम्राज्य का विस्तार हुआ, ये इस मैप में आप समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। 1299 से लेके 1922 तक जो साम्राज्य चला, 1299 से 1922, समय देखिए आप, 621 साल हो गए, 623 साल चला है, 623 साल तक, जिसमें साम्राज्य की जो मेन हुकूमत है वो आप मान सकते हैं कि 19 यहाँ तक चली है, 1922 तक नहीं चली है, 1918 तक मान लीजिए। 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब तक ये पूरा साम्राज्य जो है इसका अंत ही हो चुका था, एक तरह से पूरा डिक्लाइन हो चुका था। वैसे देखें तो 1800 के आसपास इसका डिक्लाइन काफी होने लग गया था। तो ओटोमन साम्राज्य, उसके बाद 1922 से 1924 तक कैलिफेट रही। साम्राज्य का जो हुकूमत को चलाने वाला लीडर है, जिसको सुल्तान कहा जाता था, वो सुल्तान नहीं रहा, लेकिन वो कैलिफ रहा। क्योंकि कैलिफ जो है, या जिसे अरबी में हम खलीफा कहते हैं, वो खलीफा जो है वो इस्लाम के मानने वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण पद है। उनको लगता है कि खलीफा, लगता क्या है, वो एक रिलीजियस टाइटल है। तो वो टाइटल जो है, उसको जो व्यक्ति लेता था उसकी काफी उसकी मान्यता होती थी, उसको बहुत लोग मानते थे। तो जब ओटोमन सल्तनत के सुल्तानों ने कैलिफ का टाइटल लिया, तो उस कैलिफेट का टाइटल उसके पास रहा, जो कि 1922 से 1924 तक रहा। उसके बाद टर्की की जो सरकार थी, उसने उस पद को भी खत्म कर दिया। तो इस तरह से था ओटोमन एम्पायर या ओटोमन सल्तनत, बात एक ही है। इसको ओस्मानी देवलती भी कहा जाता है। ओस्मानी, ओटोमान, ये शब्द कहां से बना? इसका जो फाउंडर था ओटोमन साम्राज्य का, उसका नाम था उस्मान। वो फेस्ट उस्मान था, उस्मान फेस्ट भी इसको कहा जाता है, उस्मान गाजी भी उसका नाम है। और इसको वेस्ट में ओथमान कहा जाता था। वेस्ट के लोग इसको ओथमान कहते थे, और उस ओस्मान से ओथमान बना, और ओथमान से उस साम्राज्य का नाम ओटोमन अंपायर पड़ा, ओटोमन अंपायर हो गया, जो कि एक एनाटोलिया का चीफ था, एक ट्राइब का लीडर था, जो कि एक गाजी की उपाधि लेके रखता था। गाजी वो होते थे जो योद्धा होते थे, राइडर होते थे, घुड़सवारी करते थे। गाजी का टाइटल इस ओस्मान ने भी लिया था। भारत में भी एक व्यक्ति था, मुगल बादशाह था, जिसने गाजी का टाइटल लिया था। क्या नाम था उसका? बाबर, जिसने खानवा की लड़ाई के बाद गाजी का टाइटल लिया था, वो याद होगा आपको। तो वैसे ही ये भी टाइटल गाजी का लेते थे। और एक समय पे ये ओटोमन साम्राज्य दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिट्री सुपर पावर में मानी जाती थी, स्पेशली 16-17 सेंचुरी में, जब इनके तोप, गोले, कैनन्स का इस्तेमाल करने वाली सेनाओं में से सबसे अर्लीस्ट लोगों में से ये थे। तो इन्होंने तोप गोलों का इस्तेमाल किया, काफी ताकतवर इनकी मिलिट्री थी, अच्छी खासी इनकी जो नेवी थी। तो उस तरह से चीजें हुई। लेकिन उसके बाद 16 सेंचुरी के अंत होते हुए, 16 तो नहीं, 17 सेंचुरी के ऑनवर्ड, जो 1683 में तो अपने पीक था। पीक के बाद एक ऐसी घटना होती है वियना में, एक बैटल में हारते हैं, वहां से इनका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो 17 सेंचुरी के बाद डिक्लाइन हुआ, और फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी तरह से पतन हो गया। और उसके बाद इसके पूरी तरह से सक्सेसर के तौर पे टर्की को देखा जाता है, जो रिपब्लिक ऑफ टर्की है, वो उसी को जो है ओटोमन अंपायर जो है उसका सक्सेसर माना जाता है। जब अपने पीक पे था, तो मैंने आपको बताया कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। 3 महाद्वीपों में एशिया, यूरोप और अफ्रीका आते हैं यहाँ पे। तो एनाटोलिया, साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्टर्न यूरोप, मेनलैंड ग्रीस, बाल्कन स्टेट्स, नॉर्दर्न इराक, अजरबैजान, सीरिया, पैलेस्टाइन, अरेबियन पेनिनसुला का कुछ हिस्सा, इजिप्ट और नॉर्दर्न अफ्रीका की एक बहुत बड़ी स्ट्रिप इनके कंट्रोल में थी। मेडिटेरियन सी के कई सारे आइलैंड्स इनके कंट्रोल में था। साइप्रस इनके कंट्रोल में था। क्रीट इनके कंट्रोल में था। तो ये सब हिस्से इसके कंट्रोल में थे। और ये कंट्रोल कैसे बढ़ता गया वो देखिए। 1300 में इस साम्राज्य की शुरुआत होती है। 1300 के बाद ये साम्राज्य कैसे बढ़ा है वो आप देखिएगा। ये यहाँ पे जिप्स है, ये फाइल बढ़ती जाएगी, दिखता जाएगा कि साम्राज्य कैसे 1451 में कितना बड़ा हो गया, 1481 में, 1520 में, 1566 में, उसके बाद 1639 में और 1672 में, फिर 83 में अपने जेनिथ पे पहुंच गया, सबसे बड़ा इतना बड़ा पहुंचा था। फिर इसका डिक्लाइन शुरू हुआ धीरे धीरे 1718 में। अब मैप छोटा होता नजर आएगा। 1739 में कहीं से कुछ ना कुछ एरिया खोते जा रहे हैं, सेंट्रल यूरोप की तरफ से अपना एरिया खोते जाएंगे। और ये एरिया कैसे बढ़ा और कैसे खोया गया इसके यहाँ, तो वो चीजें मैं अब आगे आपसे डिस्कस ही करेंगे। यही तो चीजें होंगी कि इस साम्राज्य का ऐसा विस्तार कैसे हुआ और कैसे डिक्लाइन हुआ। तो 1817, 1819, 1829, 30, कहीं से साम्राज्य बढ़ रहा है लेकिन कहीं से ज्यादा एरिया जा रहा है।
अभी भी साम्राज्य काफी बड़ा है। देखिए 19वीं शताब्दी के अंत आते आते फिर 19वीं शताब्दी का और अंत बड़ा हुआ, 20वीं शताब्दी में बहुत डिक्लाइन पे आ गया। 1913 में छोटा था, फिर 1913 के बाद 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से, जर्मनी की तरफ से लड़ा, और वहां पे उसकी बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी और वो तो हार गए, सेंट्रल पावर्स तो हार गए। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ टर्की जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद चीजें बहुत बदली हैं। और यहाँ पे आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि शुरुआत 1300 में यहाँ से हुई थी एक छोटे से साम्राज्य के तौर पे। उसके बाद साम्राज्य का विस्तार होना शुरू हुआ। विस्तार होता होता महमद सेकंड, जो इसको महमद द कॉन्करर कहा जाता है, जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को जीता था, बैजेंटाइन अंपायर को खत्म किया था, महमद सेकंड। फिर सलीम फेस्ट आया, उसके बाद सुलेमान द मैग्निफिसेंट जिनको कहा जाता है, सुलेमान मैग्निफिसेंट के टाइम पे ये साम्राज्य अपने पीक पे पहुंचा था ऑलमोस्ट। और उसके बाद 1683 तक ये अपने और पीक पे पहुंचा, कुछ और डिस्टेंस तक ये और चीजें इन्होंने जीती, लेकिन उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो गया। ये हुआ। राइज की बात करते हैं, राइज ऑफ द ओटोमन एम्पायर कैसे हुआ। तो देखिए ऐसा है कि शुरुआती समय में ओटोमन लीडर्स जो थे, जो ओटोमन लीडर्स जिनकी वजह से ओटोमन साम्राज्य खड़ा होगा, वो टर्किश वॉरियर थे, इस्लाम को मानते थे, राइडर थे वो, और गाजी की उपाधि धारण करते थे। अपने आप को बहुत अच्छा योद्धा वो एक मानते भी थे और अच्छे योद्धा थे भी वो। तो अलग अलग एरिया में वो क्रिश्चियंस बैजेंटीन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे थे, जो बैजेंटाइन अंपायर था, जो कि ईस्टर्न रोमन साम्राज्य जिसको कहा जाता है ना, वो उसके खिलाफ वो लड़ाइयां लड़ रहे थे, अपनी रिलीजियस वॉर लड़ रहे थे, और अपने अपने स्तर पे वो इस तरह से चीजें कर रहे थे कि उनका भी एक डोमिनेंस स्थापित हो। और उसके पहले मैंने आपको चीजें बताई थी कि 10वीं 11वीं शताब्दी में, 11वीं 12वीं शताब्दी में भी आप देखते हैं तो क्या होता है कि इस्लामिक वर्ल्ड और क्रिश्चियन वर्ल्ड के बीच में कई सारी लड़ाइयां हुई, क्रूसेड्स हुए, जिसमें जेरूसलम के कंट्रोल को लेकर कई सारे योद्धाओं ने यूरोप से जेरूसलम की तरफ और इस्लामिक जो कैलिफेट्स हुआ करती थी उनकी तरफ अटैक किए थे, लेकिन जिनमें वो अंततः अनसक्सेसफुल रहे। 10-11 लड़ाइयों के बाद भी उनको हासिल नहीं हुआ। तो उस समय इस्लाम के कई लोग जो हैं वो बैजेंटाइन के खिलाफ भी लड़ रहे थे। उस्मान जो है, उसके जो एंसेस्टर थे, उस्मान जो कि फाउंडर है इस डायनेस्टी का, ओटोमन अंपायर का जो फाउंडर है, उसके पहले जो ट्राइब हुआ करती थी, जो उसके वंशज थे, वो काई ट्राइब से आया करते थे। एनाटोलिया के अंदर वो ट्राइब रहती थी। वहां पे बहुत सारे ट्रक्समैन रहते थे, नोमैड्स थे, वो घुमक्कड़ थे एक जगह से दूसरी जगह। और उनसे पहले चीजें क्या थी, उससे पहले उसी दौर में क्या चीजें थी, जो उस्मान के जो वंशज थे उनके समय पे क्या था कि सेल्जुक डायनेस्टी हुआ करती थी एक इराक में और मेसोपोटामिया में। 11वीं शताब्दी में इसने रूल किया है। और इसके समय पे क्या हुआ कि बैजेंटाइन के खिलाफ इन्होंने कुछ लड़ाइयां भी लड़ी थी, बैटल ऑफ मंजीकर्ट वगैरह लड़ाई लड़ी उन्होंने। ईस्टर्न यूरोप का ईस्टर्न जो हिस्सा था इसका, और सेंट्रल एनाटोलिया का ईस्टर्न और सेंट्रल हिस्सा जो था, उसको इन्होंने जीत लिया था 12वीं शताब्दी तक, और एक काफी बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया था सेल्जुक डायनेस्टी ने। और ये देखिए आप, 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में एक बड़ा साम्राज्य था, लेकिन इस साम्राज्य को भी धराशायी कर दिया गया मंगोलों के द्वारा। मंगोल्स आए और उन्होंने इस सेल्जुक्स को भी हरा दिया। सेल्जुक्स को हराने के बाद इन्होंने अब्बासिद को भी हरा दिया, लेकिन अब्बासिद को हराने के बाद बगदाद को लूट लिया। लेकिन एक डायनेस्टी यहां पे रूल कर रही थी, जो कि थी मामलुक डायनेस्टी, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मामलुक डायनेस्टी ने क्या किया, यहां से आने वाले इन ये जो मंगोल थे, इनको भी हरा दिया। तो मंगोल्स ने तो बहुतों को हराया है, लेकिन मंगोल्स को मामलुक ने हराया है, जो कि इजिप्ट की डायनेस्टी हुआ करती थी। मामलुक्स को आपको पता होगा कि मामलुक क्या होते हैं, गुलाम वंश। इजिप्ट का जो गुलाम वंश था, उसने इन माइटी मंगोलियंस को हरा दिया, मंगोल अंपायर्स को हरा दिया। उसके बाद क्या है कि यहां से ये सेल्जुक सल्तनत है, ये तो खत्म हो गई। यहाँ पे अब्बासिड कैलिफेट का भी अंत आता दिख रहा था। अब्बासिड कैलिफेट का अंत कब आया, तब यहां से 1258 में ही हरा दिया था बगदाद में, जब मंगोलों ने। तो इसके बाद अब्बासिड कैलिफेट भी कमजोर पड़ गई। अब्बासिड कैलिफेट कमजोर पड़ गई, इधर से सेल्जुक कमजोर पड़ गए, और उसके बाद टर्क्स जो थे, वो यहाँ पे जो गाजी थे, वो धीरे धीरे जो है अपने अपने क्षेत्र में कंट्रोल, कुछ हिस्से को कंट्रोल कर रहे थे। और उन्होंने एक सल्तनत और स्थापित करी थी, खानिद सेकंड साम्राज्य, खानिद साम्राज्य चला, जो कुछ समय के लिए 13वीं सेंचुरी में चला। लेकिन बाद में क्या होता है कि मंगोलों की वजह से ये साम्राज्य जो है खत्म हो गया था। सेल्जुक साम्राज्य जो कि तुर्कों का साम्राज्य हुआ करता था, और ये तुर्क जो थे, तुर्की रीजन के जो यहाँ पे मुस्लिम थे, उनको तुर्क कहा जाता है। तो ये तुर्क जो हैं, जो पहले सेल्जुक्स थे, सेल्जुक साम्राज्य को चलाते थे। अब सेल्जुक साम्राज्य खत्म हो गया,
मंगोलों ने यहाँ पे अपना जो है क्षेत्र अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसकी वजह से जो तुर्क थे, जो लीडरशिप में थे, उनमें से कुछ तुर्क्स ने क्या है अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रिंसिपलिटीज बना ली, कुछ सिटी स्टेट्स तरह से चीजें बना ली। उसमें से उस्मान की भी एक प्रिंसिपलिटी थी, म्यूनसिपलिटी बोल रहा हूँ, प्रिंसिपलिटी यानी जहाँ पे प्रिंसली स्टेट होते हैं, एक तरह से छोटे छोटे कई स्टेट्स थे जहाँ पे कई अलग अलग ट्राइब्स के लीडर जो हैं और वो यहाँ पे रूल कर रहे थे, अपना अपना जो है एरिया चला रहे थे। उसमें से उस्मान भी एक थे। तो आगे चल के उस्मान जो है कईयों को साथ लेके चलते हैं और लीडर बन जाते हैं। 1293 में आते आते जो है चीजें क्या होती हैं, मंगोल्स ने पूरी तरह से सेल्जुक्स को हरा दिया था। और इन जो प्रिंसिपलिटीज के लीडर्स थे उनमें से जो सबसे ताकतवर और सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे उभर के आया जो प्रिंस था वो उस्मान था, जिसको ओथमान कहा जाता है वेस्ट में। तो वो जो है बॉर्डर प्रिंसिपलिटी में आता था, इनके साथ बेजेंटाइन के साथ बॉर्डर शेयर करता था, उसका जो क्षेत्र था वो। तो उसने एनाटोलिया के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से की तरफ अटैक करने शुरू किए, बोरसा वाला जो क्षेत्र है उसको अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया। और उसने लोगों को इस तरह से मोटिवेट किया, अपने साथ जोड़ा कि हम सबको एक साथ जुड़ना चाहिए और इस बेजेंटाइन के खिलाफ हमें लड़ाई लड़के हमारे साम्राज्य को और हमारी प्रिंसिपलिटीज को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इस तरह से चीजें करी। उस टाइम पे क्या था कि ये बेजेंटाइन अंपायर भी अपने डिक्लाइन पे था, डिक्लाइन फेज था, और अपनी जो प्रेस्टीज थी उसको खो चुका था बहुत हद तक। अब उतना ताकतवर नहीं रहा था जैसा पहले इतिहास में रोमन साम्राज्य हुआ करता था, ईस्टर्न रोमन साम्राज्य भी हुआ करता था, वैसा रहा नहीं था। तो उस्मान ने और उस्मान के बाद के सक्सेसर जो हुए जैसे ओरहान, मुराद फेस्ट, इन सभी रूलर्स ने क्या किया कि धीरे धीरे करके बेजेंटाइन की टेरिटरी को उसके बॉर्डर से खरीदना शुरू किया। वेस्टर्न हिस्सा जो एनाटोलिया का था उसको जीतना शुरू कर दिया धीरे धीरे। एशिया माइनर वाला जो हिस्सा था, टर्की वाला जो हिस्सा है आज के समय, उसको एनाटोलिया कहा जाता था, एशिया माइनर भी कहा जाता था, वो हिस्सा जो है उसको जीतना शुरू कर दिया और वो साउथ ईस्टर्न यूरोप की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गए। और उसके बाद जो है साथ ही साथ उन्होंने मुस्लिम्स को, जो बेजेंटाइन के बहुत बड़े राइवल्स थे, सारे मुस्लिम वर्ल्ड के लोग जो हैं वो बेजेंटाइन को नापसंद करते थे, और उन्होंने ये कहा कि किसी भी तरीके से बेजेंटाइन के खिलाफ हमें एक सेना खड़ी करनी है। कई लोग अनएम्प्लॉयड थे, उनमें से इन्होंने कईयों को एक तरह से अपनी आर्मी में एम्प्लॉयमेंट दिया, कुछ को रिलीजियस वे में मोटिवेट किया और कहा कि हमें बेजेंटाइन को जो है हराना है, बैकफुट पे धकेलना है और अपने साम्राज्य को बढ़ाना है। और उस समय जो है अब्बासिद कैलिफेट भी खत्म हो चुकी थी, उससे पहले उमायद भी खत्म हो चुकी थी, एक तरफ मामलुक चल रही थी, बस उस तरह से चीजें चल रही थी। तो यहाँ पे एक जगह थी जहां पे ये अपने आप को ताकतवर बना सकते थे, क्योंकि मंगोल बड़ा दूर से रूल कर रहे थे। मंगोल जो है वो डायरेक्ट कोई एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं संभालते थे। उन्होंने आके क्या किया, इस पूरे क्षेत्र को लूटमार किया, उनको हराया, उनसे लूटमार करके ले गए। तो ये जो है सोच रहे थे कि हमें यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बना के एक स्टेट को स्थापित करना चाहिए और उसके लिए हमें चाहिए आर्मी और उसके लिए साम्राज्य चाहिए। तो साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, बेजेंटाइन को हरा के बेजेंटाइन वाले क्षेत्र में। तो कई बड़े सम्राट यहाँ पे हुए, कई बड़े सुल्तान हुए, जिसमें सबसे पहले सुल्तान हुए उस्मान फैस्ट। ये आप इनकी हाउस ऑफ उस्मान को देखिए। पहले उस्मान फैस्ट थे और इन्होंने 1299 से लेकर 1324 तक रूल किया। उसके बाद इनके जो सक्सेसर आए ओरहान, इन्होंने 1324 से 1362 तक रूल किया। उसके बाद सुल्तान मुराद फैस्ट आए जिन्होंने 1362 से 1389 तक 89 तक रूल किया। फिर बायजीद आए, 1302 तक इन्होंने रूल किया। फिर सुल्तान महमद फर्स्ट आए जिन्होंने 1321 तक रूल किया। फिर मुराद सेकंड ने जो है 1451 तक रूल किया। फिर महमद सेकंड द कॉन्करर जिनको कहा जाता है, जिनके समय पे इन्होंने बेजेंटाइन अंपायर को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को भी जीत लिया था, उसकी राजधानी को भी जीत लिया, फतेह कर दिया था। तो वो जो है उन्होंने 1351 से 1381 तक रूल किया। उसके बाद बायजीद ने जो है 1481 से 1502 तक, फिर सलीम फैस्ट ने 1520 तक। उसके बाद सलीम फैस्ट के बाद अगले शासक बनते हैं सुलेमान द मैग्निफिसेंट। ये एक बहुत ही अच्छे शासक माने जाते हैं, सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट शासकों में माने जाते हैं अगर इस पूरे ऑटोमन अंपायर के इतिहास की बात करें तो उसमें। तो ये सुलेमान द फर्स्ट है, इसके समय पे साम्राज्य अपने जेनिथ की तरफ पहुंच रहा था। फिर सलीम सेकंड के समय पे साम्राज्य जेनिथ पे पहुंचा, लेकिन इसके समय पे ही डिक्लाइन होना शुरू हुआ। उसके बाद मुराद सेकंड, महमद थर्ड, अहमद फैस्ट, उसके बाद उस्मान सेकंड, मुराद फोर, और ऐसे करके सुलेमान सेकंड, अहमद टू, इस तरह से कई शासक रहे हैं, काफी सारे शासक रहे हैं, जिनमें से कुछ की हम यहाँ पे बात करेंगे, जिनके समय पे साम्राज्य जो है अपने विस्तार में था और अपने जेनिथ पे था और अपना कुछ अचीव कर रहा था। डिक्लाइन वाले में ज्यादा की बात नहीं करेंगे। तो सन 1300 के अंदर इस साम्राज्य की शुरुआत करी उस्मान ने।
उसके बाद 1369 तक इस साम्राज्य ने अपना इतना विस्तार कर लिया। तो एक तरह से ओटोमन की जो है नींव रखी जा चुकी थी 1300 में, और 1369 तक धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार हो रहा था। एनाटोलिया का विस्तार इन्होंने 1299 से लेकर 1354 तक किया है। उस्मान के समय से शुरू हुआ था, उसके बाद मुराद तक इसका साम्राज्य जो है विस्तार चला है, और उन्होंने बैजेंटाइन की बहुत बड़ी सेनाओं को अलग अलग हिस्सों में जाके हराया और वहां पे अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। फिर बाल्कन स्टेट्स को जीतना शुरू किया। बाल्कन स्टेट्स आप जानते हैं, जो आपके यूरोप का ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है आपको मैं दिखाऊंगा, ये तो मैप अलग आ गया। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे इन्होंने जीतना शुरू कर दिया था, बाल्कन स्टेट्स को जीतना शुरू कर दिया था। बाल्कन स्टेट्स जीते, ग्रीस जीता, इस तरह से चीजें इन्होंने करनी शुरू कर दी थी। तो बाल्कन स्टेट्स को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसमें उसके बाद इन्होंने जो एडेन शहर है जो आज के समय टर्की में है उसको उसको जीत लिया था। तो 14-15 सेंचुरी के अंदर ये सब चीजें चल रही थी कि यूरोप की तरफ इन्होंने अपने फुट बढ़ाने शुरू कर दिए थे। उस समय ओटोमन अंपायर जो है वो दोनों तरफ बढ़ गया था। एक समय ऐसा आ गया था, ये 1450 का मैप देखिएगा, जिसमें ओटोमन अंपायर दोनों तरफ है और यहाँ पे सिर्फ बेजेंटाइन अंपायर बचा है। वो बड़ा बेजेंटाइन अंपायर जो कि बहुत बड़े हिस्से में हुआ करता था, अब वो सिर्फ कॉन्स्टेंटिनोपल और उसके आसपास के क्षेत्र में बचा था। मतलब आज के समय पे अगर आप बात करें, इस्तांबुल शहर जो है उसके पास बचा था, कुछ हिस्सा इनका यहाँ पे बचा हुआ था जो मेडिटेरियन के अंदर था। तो अब इनको ये था कि अब बीच के अंदर भी इसको क्यों रखना, यहाँ पे भी इसको खत्म करो। लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल शहर बड़ा स्ट्रॉन्ग शहर माना जाता था, उसको हराना इतना आसान नहीं था। पुराने समय पे भी इसको हराया नहीं जा सकता था। उसके समय पे यहाँ पे हराना बड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया और महमद सेकंड के समय पे इन्होंने तोप गोलों से उस राजधानी को चारों तरफ से घेर लिया। और उसके बाद फाइनली कॉन्स्टेंटिनोपल शहर का पतन हुआ, और कॉन्स्टेंटिनोपल शहर का जब अंत हुआ तो इन्होंने किस तरह से उसको हराया उसकी अभी हम बात करेंगे। अभी उससे पहले चलो इसकी पहले बात कर लेते हैं। 1453 में, उससे पहले एक घटना हुई थी उसकी बात करेंगे। तो 1453 में जो है महमद सेकंड, जिनको महमद द कॉन्करर कहा जाता है, इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर की तरफ अपना इन्वेजन किया और उस राजधानी को, जो कि बेजेंटाइन अंपायर की राजधानी थी, उसको फतेह करने की इन्होंने ठानी। और कहा जाता है कि कस्तंतुनिया शहर कहा जाता था इसको अरब में, कस्तंतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल। और कहा जाता है कि इस्लामिक वर्ल्ड में ये धारणा थी कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को, कस्तंतुनिया शहर को फतेह करेगा वो पूरी दुनिया पे राज करेगा, वो सबसे बड़ा सुल्तान कहा जाएगा। तो महमद सेकंड को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, इस वजह से महमद सेकंड को द कॉन्करर कहा जाता है, जिन्होंने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को पूरी तरह से हराया। और इसकी वजह से विश्व इतिहास में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आया और इसको टर्निंग पॉइंट माना जाता है, वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट माना जाता है विश्व इतिहास में, क्योंकि इसकी वजह से 1000 साल से ज्यादा समय से चलते आ रहे रोमन साम्राज्य का पूरी तरह से खात्मा हो चुका था, जो कि एक तरह से उस पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करता था, वहां पे ट्रेड को कंट्रोल करता था, वहां के कल्चर को, और यूरोप के साथ उसका जो एशिया के साथ कॉन्टेक्ट है उसको एक अलग तरीके से बिल्ड करके उसने रखा हुआ था, उसको पूरी तरह से बदल दिया। और दुनिया को अपनी स्ट्रेटेजीज बदलनी पड़ी, अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजीज बदलनी पड़ी, अपने फॉरेन रिलेशंस को बदलना पड़ा, क्योंकि अब पूरी तरह से मिडल ईस्ट और ये जो मेडिटेरियन का जो रास्ता है इसके ऊपर कंट्रोल हो चुका था, किसका? ओटोमन साम्राज्य का। और ओटोमन साम्राज्य की इसकी वजह से जो है यूरोप और एशिया के बीच के ये जो लैंड रूट थे, पुराना सिल्क रूट था, वो भी बंद हो गया। उस सिल्क रूट को भी पूरी तरह से कंट्रोल किसने कर लिया? ओटोमन साम्राज्य ने। और कहा कि यहां से जाना है तो पैसा देके जाना पड़ेगा, टैक्स पे करके जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आगे चल के इसी सेंचुरी में, 15 सेंचुरी में ही क्या हुआ कि यूरोप के बहुत सारे देशों ने अपने लोगों को पैसा दिया और कहा कि जाओ नए रास्ता खोजो, क्योंकि हम ओटोमन साम्राज्य को हरा कर तो उस रास्ते से ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ना तो भारत से कर पाएंगे ना चीन से कर पाएंगे। इसीलिए उसके बाद एज ऑफ एक्सप्लोरेशन भी शुरू हुआ, जिसमें बहुत सारे क्या किए गए, रास्ते खोजे गए। वास्को डी गामा भारत आया, कोलंबस अमेरिका पहुंच गया, गलती से पहुंचा लेकिन पहुंच गया, उस तरह से चीजें हुई। लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल को हराने के बाद, ये एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम सेपरेटली भी करेंगे कि कॉन्स्टेंटिनोपल के शहर के पतन से क्या हुआ और जब कैसे अंत हुआ उस बड़े माइटी रोमन साम्राज्य का। तो यहाँ पे देखिए ये चीजें चल रही थी। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन से पहले एक बार के लिए ऐसा भी हुआ था कि इन ओटोमन साम्राज्य के विस्तार में दिक्कतें आई थी। क्यों? क्योंकि उधर से एक राइवल आ गया था जो इनके रास्ते में खलल बन गया था, और वो व्यक्ति कौन था? तैमूर।
नाम सुना होगा तैमूर का आपने, तैमूर लेम, इसकी बायोग्राफी भी मैंने कवर कराई है। तैमूर लंगड़ा भी इसको कहा जाता है। 1370 से 1405 के बीच में टर्को मंगोल्स का लीडर हुआ करता था, जिसने टेमुरिड एम्पायर चलाया था। इस टेमुरिड एम्पायर का इतना बड़ा क्षेत्र था, बहुत ही ब्रूटल योद्धा था ये। इसने करोड़ों लोगों की हत्याएं करवाई हैं और इसने जो है अपने आप को ये कहता तो था ये कि मैं इस्लाम को प्रोटेक्ट करता हूँ, इस्लाम के लिए सब कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था कुछ भी। इस्लाम के लिए इसने कुछ ज्यादा भला किया नहीं है। इसने नरसंहार किए हैं। इसने भारत पे भी अटैक किया था, दिल्ली में इसने प्लंडरिंग करी थी 1398 में। वही तैमूर जो है उसकी बात मैं कर रहा हूँ इसमें। और ये समरकांत में इसकी राजधानी हुआ करती थी। समरकांत से इसने चारों तरफ अटैक किए थे, इधर भारत की तरफ भी किया था, चाइना की तरफ भी किया था, मिडल ईस्ट की तरफ भी किया था। तो मिडल ईस्ट की तरफ जब इसने किया था तो ओटोमन के ऊपर अटैक किया था, और ओटोमन के जो उस समय रूलर हुआ करते थे सुल्तान बायजीद फर्स्ट, उसको इसने एक बार के लिए कैप्चर तक कर लिया था और ओटोमन साम्राज्य को इस बैटलफील्ड में हरा दिया था। तो तैमूर को हरा दिया, उससे क्या हो, तैमूर ने इनको हरा दिया, उसकी वजह से कुछ समय के लिए इनके साम्राज्य विस्तार में, किसके, ओटोमन साम्राज्य के साम्राज्य विस्तार में खलल पड़ गई थी। लेकिन बाद में इसने क्या किया, इस तैमूर ने अपना जो मोटिव जो है, अपना जो अटैक करने का जो इसकी जो मंशा थी, कैंपेन जो थे, वो इसने चीन की तरफ शिफ्ट कर लिए थे। अपना ध्यान चीन की तरफ शिफ्ट कर लिया था, जिसकी वजह से इन्होंने बाद में इस क्षेत्र को भी धीरे धीरे करके अपने कंट्रोल में ले लिया था और जो है ओटोमन साम्राज्य फिर से सांस ले पाया था, क्योंकि यहाँ पे तैमूर जो है वो पीछे हट गया था। उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया। कॉन्स्टेंटिनोपल जीतने के बाद तो ये साम्राज्य बड़ा होता ही गया। उसके बाद 1453 में ये चीज हुई है, कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को जीता है। उसके बाद तो साम्राज्य विस्तार ही विस्तार हुआ है। देखिए 1481 में कितना था, 1566 में कितना हुआ, 1683 में अपने जेनिथ पे पहुंचा, फिर 1739, 1829, 1914 और 1914 के बाद पतन, 1918 में, 1922 में पूरी तरह से ऐसे चीजें चल रही थी। तो बैजेंटाइन अंपायर को पूरी तरह से खत्म किसने किया, ये जो सल्तनत ऑफ रम्स, जिनकी तरफ से फिर कंट्रोल करके उस्मान ने इनको कंट्रोल करके, सल्तनत और रम किनको कहा जाता है, वही जो प्रिंसिपालिटीज थी ना, जो छोटी छोटी प्रिंसिपालिटीज थी, अलग अलग रूल कर रही थी, जिनको उस्मान अपने शिविर में लेके आए और अपने ध्वज के नीचे सबको एकजुट किया। उन्होंने इस बैजेंटाइन अंपायर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और यहाँ पे ओटोमन साम्राज्य वो चलता रहा। इधर मामलुक्स भी चल रहे थे, इन मामलुक्स को भी खत्म करेगा ओटोमन साम्राज्य 1517 में, मैंने आपको बताया था। तो ओटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को पूरी तरह से खत्म किया। कॉन्स्टेंटिनोपल शहर की दीवारों को, जो कि ऐसे मानी जाती थी कि अभेद्य दीवारें हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल को हराया नहीं जा सकता, उस कॉन्स्टेंटिनोपल को हराया। बड़े बड़े गोलों से इसकी दीवारों को तोड़ा गया और इस शहर को चारों तरफ से घेर के इन्होंने जीत लिया। उसके बाद साम्राज्य विस्तार इनको करना ही था, तो 15वीं-16वीं शताब्दी में इन्होंने ईस्टर्न यूरोप के कई हिस्सों को जीतना शुरू किया। बाल्कन स्टेट्स को इन्होंने जीतना शुरू किया। बाल्कन्स के बाद इन्होंने बेलग्रेड को 1521 में जीत लिया और हंगरी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद बुडापेस्ट तक ये पहुंच गए थे। बुडा, जिस उस समय पहले बुदा कहा जाता था, बुदापेस्ट अब कहा जाता है, हंगरी की राजधानी है ये। 1526 में इसको भी जीत लिया था और ईस्टर्न यूरोप के अंदर इन्होंने अपनी एक पकड़ बना ली थी, एक मेजर पावर के तौर पे स्टैब्लिश हो गया था। ये वो समय है, देखिए आप 1481 में, यहाँ पे देखिए ये हिस्सा इनके कंट्रोल में आ चुका था, ये हिस्सा भी इनके कंट्रोल में आ चुका था। 1520 में आते आते उसी के साथ साथ ये इधर भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। ये वाला हिस्सा जो है 1520 में, कब, ये मामलुक सल्तनत को भी इन्होंने हराने के बाद मामलुक्स को भी बैकफुट पे करके और अपने अंडर कर दिया था कुछ समय के लिए। तो कहा कि आपको थोड़ी सी ऑटोनॉमी देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। और उसके बाद यहाँ पे मामलुक्स वाला जो क्षेत्र है, इजिप्ट वाला क्षेत्र, वो भी इनके कंट्रोल में आ गया और मामलुक्स को हराने की वजह से ये पूरा क्षेत्र इनके कंट्रोल में आया था, जिसकी अभी हम बात करेंगे। तो मामलुक सल्तनत जो कि 1200 से लगभग चल रही थी, उस मामलुक सल्तनत को इन्होंने 1517 में हराया। और वो मामलुक सल्तनत जो कि गुलामों की सल्तनत जिसको कहा जाता है, स्लेव वॉरियर्स जो थे, स्लेव पूरी तरह से स्लेव नहीं, उनके अपने अधिकार थे, लेकिन वो अपने सुल्तान के प्रति किसी समय पे अयूबीदीन जो साम्राज्य था उसमें लॉयल हुआ करते थे और फिर अयूबीदीन सल्तनत को खत्म करके मामलुक सल्तनत की शुरुआत करी थी उन्होंने इजिप्ट में। इजिप्ट से ही वो शासन चलाते थे। अरेबिया का भी कुछ हिस्सा उनके कंट्रोल में था और इजिप्ट वाला हिस्सा उनके कंट्रोल में था। तो इसको 1517 में जो है हरा दिया। तो सलीम फैस उस समय शासक हुआ करते थे। उन्होंने एक मिलिट्री कैंपेन किया मामलुक्स के खिलाफ और मामलुक्स को पूरी तरह से हरा के इन्होंने उसको थोड़ी सी स्वायत्तता देके और वो साम्राज्य जो है अपने कंट्रोल में ले लिया। कायरो को इन्होंने पूरी तरह से
फतेह कर दिया था। कायरो यानी कि जो आज के समय भी राजधानी है इजिप्ट की, उस समय में भी राजधानी थी मामलुक्स की, तो उसको खत्म कर दिया। उससे मामलुक सल्तनत का तो अंत हुआ ही हुआ, लेकिन साथ ही इनको जो कि ओटोमन सुल्तान, ओटोमन साम्राज्य का जो लीडर था वो सुल्तान कहलाता था मात्र, उसको अब जो है मक्का, मदीना और जेरूसलम का कंट्रोल मिल गया था, जो कि किसके पास था? मामलुक्स के पास था। और मक्का, मदीना और जेरूसलम जो कि इस्लाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होली साइट्स हैं, उनका कंट्रोल मिलने के बाद इन्होंने खलीफा का टाइटल जो है वो ग्रहण किया और इनको पूरे विश्व में जो इस्लामिक वर्ल्ड है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, एक खलीफ के तौर पे वो इनको स्वीकार करने लगे, इनकी हुकूमत को मानने लगे, उनका पद जो है, उसकी गरिमा जो है वो थोड़ी बढ़ गई। तो इस तरह से चीजें यहाँ पे स्टार्ट होने लग गई, ओटोमन साम्राज्य और ताकतवर होता चला गया। मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका में उसी समय साथ साथ में साम्राज्य विस्तार हो रहा था। तो मिडिल ईस्ट में हुआ, सीरिया, पैलेस्टाइन, इजिप्ट और अल्जीरिया वाला जो हिस्सा है वो 15वीं-16वीं शताब्दी में इनके कंट्रोल में आ गया। ठीक है, तो ये उस समय का मैप आपको दिख रहा है ना, 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में किस तरह से साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और जो ऊपर सेंट्रल यूरोप और जो टर्की, एनाटोलिया वाला इलाका है वो सब इनके कंट्रोल में आ गया। कोकस और पर्शिया वाला हिस्सा जो है उसको भी इन्होंने 16th-17th सेंचुरी में काफी अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करी। उस समय एक बड़ा ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था पर्शिया में, सफाविद अंपायर। इस सफाविद अंपायर को साथ इनकी कई सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, क्योंकि इनकी आपस में बाउंड्रीज थी, तो दोनों के बीच में कई सारी लड़ाइयाँ हुई। लेकिन ऐसा हुआ यहाँ पे सफाविद अंपायर भी काफी ताकतवर था, तो वो ओटोमन साम्राज्य इसको पूरी तरह से हरा नहीं पाए। कभी सफाविद अंपायर का कोई जो है क्षेत्र इनके कंट्रोल में आ जाता था ओटोमन के, कभी सफाविद अंपायर जो है वो ओटोमन का कुछ क्षेत्र अपने कंट्रोल में ले लेता था। तो बाउंड्री जो है वो बदलती रहती थी, लेकिन सफाविद अपनी यहाँ पे डोमिनेंस को बचा के रखने में समर्थ रहे और उन्होंने इस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में रखा। ओटोमन साम्राज्य को ये क्षेत्र देने नहीं दिया, लेने नहीं दिया। इसी वजह से अगर सफाविद हार जाते तो बीच में भारत और इस ओटोमन साम्राज्य के बीच में जो बफर था सफाविद अंपायर, अगर ये खत्म हो जाता तो हो सकता है ओटोमन साम्राज्य भारत के साथ भी किसी तरीके की लड़ाई में, किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुगल साम्राज्य के साथ ओटोमन साम्राज्य के संबंध थे, दिल्ली सल्तनत के समय से चल रहा था वैसे ओटोमन साम्राज्य, लेकिन फिर मुगल साम्राज्य के समय पे भी चल रहा था। तो ओटोमन साम्राज्य के मुगल के साथ भी संबंध थे, ट्रेड रिलेशंस थे, पॉलिटिकल कनेक्शंस भी थे और चीजें ठीक चल रही थी। सफाविद के साथ इनके कई सारी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जिसमें कभी जो है टेरिटोरियल गेन सफाविद को हुआ और कभी जो है ओटोमन को हुआ। इन दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स के हम कभी अलग से सेपरेटली भी पढ़ेंगे। सफाविद साम्राज्य का इतिहास में पढ़ाऊंगा, तब आपको और चीजें अच्छे से क्लियर करें हो जाएंगी। तो ये सब चीजें चल रहा था उस दौर में। तो ये चीजें इन्होंने जीती। कौन कौन सा क्षेत्र इनके कंट्रोल में था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। एनाटोलिया वाला हिस्सा इनके कंट्रोल में था, ईस्टर्न यूरोप का और सेंट्रल यूरोप का कुछ हिस्सा इनके कंट्रोल में था। वियना को कंट्रोल में नहीं कर पाए थे, वियना के समय एक बैटल में हारे थे 1683 में, उसकी भी हम बात करेंगे अभी। तो काफी बड़ा हिस्सा इनके कंट्रोल में था, ये दिख रहा है, मामलुक्स वाले कंट्रोल में इनके आ चुका था। फिर सलीम के बेटे जो थे सुलेमान फैस, जिनको सुलेमान द लॉ गिवर कहा जाता है, सलीमान द मैग्निफिसेंट कहा जाता है वेस्ट के अंदर, काफी पॉपुलर रूलर थे ये और काफी इन्होंने काम किया। लॉ जो डेवलपमेंट हुआ ओटोमन साम्राज्य का, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है उसको बेहतर किया, साम्राज्य का विस्तार भी किया। 1520 से 1566 के बीच में इन्होंने रूल किया था। तो इनका जो दौर था उसको काफी अच्छा दौर माना जाता है और सबसे अच्छे शासक के तौर पे इनको देखा जाता है पूरे ओटोमन साम्राज्य के इतिहास में। इनको और महमद सेकंड को, जिन्होंने महमद द कॉन्करर जिनको कहा जाता है, जिन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को फतेह किया था, उन दोनों को, इनको सबसे ज्यादा माना जाता है। इन्होंने बेलग्रेड को जीत लिया था 1521 में। रोड्स आइलैंड जो मेडिटेरियन में थे उनको 1523 में जीत लिया था। उसके बाद इन्होंने जो बड़े इंपॉर्टेंट जगह थी जहां जहां पे भी ट्रेड के करी जा सकती थी और मेडिटेरियन के सी रूट को कंट्रोल किया जा सकता था, उनको सबको अपने कंट्रोल में लिया। हंगरी के अंदर एक बैटल लड़ा था इन्होंने, बैटल ऑफ मोहाक 1526 में, इसको भी इन्होंने जीता। उसकी वजह से इस क्षेत्र के अंदर जो है इनकी डोमिनेंस स्टैब्लिश हो गई और ऑस्ट्रिया के साथ, जो ऑस्ट्रिया हंगरियन जो अंपायर चल रहा था, हैब्सबर्ग डायनेस्टी चल रही थी, उनका और अब जो है ओटोमन साम्राज्य का डायरेक्ट बॉर्डर शेयर होने लग गया था और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने तय थे और वो हुए भी आगे चल के। तो यहां से चीजें बदली 16वीं शताब्दी में। अल्गेरीज वाला जो क्षेत्र है उसको भी इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था 1517 में। अल्गेरीज वाला वो क्षेत्र जो मामलुक से कंट्रोल में था, वही वाला है, अफ्रीका की बात कर रहा हूं मैं।
उसके अलावा टूनिस वाला जो क्षेत्र है वो भी सुलेमान के कंट्रोल में आ गया था 1534 के समय पे। तो 1500 के समय पे ये जो 16वीं शताब्दी का अर्ली पीरियड जो चल रहा है आपका 1520 से लेके 1566 तक का, इसमें देखिए कितना बड़ा क्षेत्र इनके कंट्रोल में आया है। ये आपको दिखेगा, आपको यहाँ पे 1520 से 1566 के समय पे यहाँ पे ये वाला पूरा हिस्सा इन्होंने जीता है, काफी बड़ा हिस्सा इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया है। ठीक है, तो तीनों तरफ इन्होंने कंट्रोल किया। एशिया की तरफ भी आप देखिए टिग्रिस रिवर के साथ साथ इधर वाला हिस्सा इन्होंने कंट्रोल में लिया है, नॉर्थ अफ्रीका में भी लिया है, और इधर आपको मैं अभी बता ही रहा था कि ये किस तरह से इनके साथ कंट्रोल में आए। हंगरी के अंदर जो जीता इन्होंने, तो वो लड़ाइयाँ इन्होंने कई सारा साम्राज्य का विस्तार में भूमिका निभाई। उसके बाद इनका जो बेटा है, एक ही बेटा बचा था इनका सलीम सेकंड, उसके हाथ में सत्ता आई कब? 1566 में, और 1566 से 1574 के बीच में उसने रूल किया है। माना जाता है सलीम सेकंड का जो पीरियड था उसी समय से ओटोमन साम्राज्य का डिक्लाइन शुरू हो गया था। हालांकि साम्राज्य का अंत जो पीक है वो आगे चल के 1683 में आया। साम्राज्य ने आगे भी विस्तार किया है, लेकिन कुछ अलग अलग मायनों में साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। सुल्तान जो है उतना अच्छे से आर्मी को रिफॉर्म नहीं कर रहा था, उतने अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा था। आगे जो आने वाले सुल्तान थे वो उतने बेहतर नहीं थे, जैसे कि सुलेमान थे या महमद सेकंड थे या पहले के मुराद जैसे शासक थे, उसके जैसा नहीं था माहौल। अब चीजें बदल चुकी थी। अब जो है धीरे धीरे करके इनकी मिलिट्री और नेवल पावर जो है वो धीरे धीरे जो है डिक्लाइन की तरफ होने लग गई थी। चीजें इस तरह से हुई। साम्राज्य अपने पीक पे पहुंचा 1683 में, लेकिन इसके पतन की जो है पहले ही शुरुआत हो चुकी थी। पतन अलग दर्जे का पतन, जिसमें पॉलिटिकल और जो एक ऐसा शासक बन जाना जहां पे शासक जो है उतना निपुण नहीं है, जितना शासक पहले योग्य थे उतने नहीं थे। आगे भी कॉन्क्वेस्ट हुई, क्योंकि अभी तो आर्मी थी ताकतवर, अभी तो आसपास के क्षेत्रों को वो जीत सकते थे। उन्होंने यमन को 1667 से 1570 के बीच में जीत लिया था। साइप्रस को जीत लिया था 1570 में, ट्यूनिस वाले क्षेत्र को जीत लिया था, मोरक्को को जीत लिया था 1578 में, क्रीट को जीत लिया था 1669 में, पोडोलिया को जीत लिया था, यूक्रेन को 1672 में कुछ हिस्से को यूक्रेन को जीत लिया था। ये इनके लास्ट वो समय थे जिस समय ये जीत रहे थे। और 1683 में साम्राज्य जो है अपने जेनिथ पे पहुंचा, और जेनिथ पे पहुंचते पहुंचते लास्ट में इनको एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जब इन्होंने ऑस्ट्रिया के खिलाफ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को घेरने की कोशिश करी, और वियना की दीवारों को फतेह करने में ये नाकामयाब रहे। और यहाँ पे ओटोमन साम्राज्य की जो मिलिट्री प्रेस्टीज थी उसको धक्का लगा, जब हैब्सबर्ग डायनेस्टी ने और ऑस्ट्रिया ने अपने आप को डिफेंड कर लिया और इस साम्राज्य को बैकफुट पे धकेल दिया। और फिर उसके बाद तो चीजें बदलती चली गई। ये आपको रोमानिया, बुल्गारिया और ये जो आपको स्टेट दिख रहे हैं, बाल्कन स्टेट्स दिख रहे हैं, ये तो इनके कंट्रोल में थे, लेकिन आगे चल के जो है यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी को ये कंट्रोल में नहीं ले पाए। ग्रीस इनके कंट्रोल में था, लेकिन ग्रीस भी इनके हाथ में बाद में से इनके हाथ से चला गया। तो ये चीजें जो है ये इनके कंट्रोल में थी। ओटोमन साम्राज्य, ये तो मैप 1870 का है चलिए, लेकिन मैं आपको मैप के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये 1683 में स्थिति ऐसी थी कि ये हिस्सा इनके कंट्रोल में ही था, ओटोमन के कंट्रोल में था, ये भी कंट्रोल में ही था। तब जाके यहाँ पे जाके वियना में ये हार गए, और वियना में हारने के बाद धीरे धीरे जो है इनकी प्रेस्टीज को धक्का पहुंचा। यहाँ पर अपने पीक पे था और यहीं पे एक वियना में हारे। उसके बाद साम्राज्य का पतन आप देखते जाएंगे कैसे क्या क्या हुआ। इनकी जो लड़ाई हुई है हैब्सबर्ग एम्पायर के साथ, हैब्सबर्ग की मैं एक सेपरेट सीरीज लेके आऊंगा कि हैब्सबर्ग एम्पायर का जो इतिहास है वो क्या रहा है, किस तरीके का साम्राज्य था, किस तरीके का समाज था, किस तरीके की व्यवस्था थी। लेकिन 17-18 सेंचुरी में इस साम्राज्य के साथ ओटोमन साम्राज्य के कई वॉर हुए। ये आप मैप देखिए, ये हैब्सबर्ग डायनेस्टी है जिसका काफी बड़ा आप देख पा रहे हैं मैप है, काफी क्षेत्र में इनका कंट्रोल था यूरोप के अंदर। इधर आपको ओटोमन साम्राज्य दिख रहा है। तो दो पावरफुल माइटी साम्राज्य जब एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करेंगे तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने तो तय है। दोनों अपना अपना डोमिनेंस स्थापित करना चाहेंगे, दोनों अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहेंगे, दोनों अपने रिलीजियस इन्फ्लुएंस को भी बढ़ाना चाहेंगे। हैब्सबर्ग जो कि एक क्रिश्चियन साम्राज्य था, ओटोमन एक मुस्लिम साम्राज्य था। दोनों अपने अपने विस्तार के लिए युद्ध लड़ने एक दूसरे के यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर देते थे, बहुत बार लड़ाइयां लड़ते थे और बहुत सारी लड़ाइयां हुई। इनको ओटोमन हैब्सबर्ग वॉर कहा जाता है। अलग अलग इश्यूज पे लड़े गए, किसी टेरिटरी के लिए लड़े गए, कभी रिलीजियस डिफरेंसेस के लिए लड़े गए, कभी इन्फ्लुएंस के लिए लड़े गए, कभी प्रॉक्सी वॉर लड़े गए और कई वॉर लड़े गए। देखिए लॉन्ग वॉर हुआ था एक 1593 से 1606 के बीच में, ग्रेट टर्किश वॉर हुआ था 1683 से 1699 के बीच में, इसी में हुआ था वो जिसमें वियना में हार का सामना करना पड़ा था ओटोमन को।
ऑस्ट्रो टर्किश वॉर हुआ था 1716 से 1718 के बीच में। ऑस्ट्रो रशिया टर्किश वॉर हुआ था 1735 से 1739 के बीच में। ऑस्ट्रो टर्किश वॉर एक और हुआ था 1787 से 91 के बीच में। कई सारे मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुए जिसमें शुरुआत में कई बार ओटोमन को कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट वॉर में जीत हासिल हुई, लेकिन आगे चल के जो है अल्टीमेटली हैब्सबर्ग अंपायर जो है वो ज्यादा सफलता हासिल करता है 18th सेंचुरी में स्पेशली। और अल्टीमेटली ओटोमन साम्राज्य जो है उसकी जो सीमाएं हैं, उसकी जो टेरिटरी है, उसको लॉस होता है, उसको बैकफुट पे आना पड़ता है और उसकी वजह से ओटोमन साम्राज्य जो है उसका डिक्लाइन भी होता है। और यहाँ पे हैब्सबर्ग जो डायनेस्टी है उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है, उसकी साम्राज्य विस्तार बढ़ता जाता है। आप देखिए मैप में मैं आपको दिखाता हूँ कि जब दोनों के बीच में लड़ाइयां हुई, ओटोमन का साम्राज्य पहले यहाँ तक था, लेकिन बाद में जब दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो ये रेड वाला जो हिस्सा है ये हैब्सबर्ग ने जीत लिया। ये 16 से 19 सेंचुरी तक जो चला है इसमें ज्यादातर हैब्सबर्ग डायनेस्टी ने इस क्षेत्र को जीता है। तो हैब्सबर्ग डायनेस्टी ने इस तरह से चीजें करी हैं कि उन्होंने ओटोमन को बैकफुट पे धकेला। उसके बाद आगे चल के ओटोमन साम्राज्य धीरे धीरे पतन के रास्ते तो था ही, जब क्रीमिया को रशिया ने जीत लिया था। अभी रशिया, और आप जानते हैं कि 2014 में भी क्रीमिया को रशिया ने एक तरह से इन्वेड किया था, एक तरह से इनडायरेक्टली, इलीगली। और क्रीमिया जो है वैसे देखा जाए तो पार्ट किसका है, यूक्रेन का है, लेकिन अब रशिया का पार्ट बन चुका है। रशिया ने उसके अंदर अपने आप जो अपनी सेना को भेज के 2014 में कंट्रोल कर लिया था। अभी भी रशिया यूक्रेन के बीच में चल ही रहा है कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन ये पहले की बात है। उस समय यूक्रेन के अंदर जार हुआ करता था, रशिया में जार होता था। यूक्रेनियन जार को हरा दिया था रशिया ने, तो उसकी वजह से रशिया ने यूक्रेन को लगभग अपने कंट्रोल में ले ही लिया था। 1783 की बात है। तो रशिया जो है एक ताकतवर साम्राज्य की तरफ, विस्तारवादी नीति की तरफ चल रहा था। और एक ताकतवर साम्राज्य एक और जब पनपता है, एक ओटोमन है, एक हैब्सबर्ग है, एक इधर रशिया भी पनपने लग गया, तो वो उससे क्या होगा, उससे ओटोमन जो है उसको और धक्का पहुंचेगा और ओटोमन की तरफ, ब्लैक सी की तरफ स्पेशली जो है इस साम्राज्य की हेजिमनी को चोट पहुंचेगी। क्योंकि ओटोमन की हेजिमनी मेडिटेरियन और ब्लैक सी में पूरी तरह से थी पहले, लेकिन जब रशिया जैसा साम्राज्य उसके आसपास आएगा तो उसकी हेजिमनी को तो ठेस पहुंचेगी। उसके बाद ग्रीक रिवॉल्यूशन हो गया। ग्रीक रिवॉल्यूशन क्या हुआ कि ओटोमन साम्राज्य से अलग होने के लिए, आजादी हासिल करने के लिए, इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए 1821 में 1829 के बीच में एक आंदोलन हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने आप को आजाद घोषित भी कर दिया था, आजादी हासिल भी कर ली थी ओटोमन से। तो वो चीजें चली थी। उसके बाद बुल्गारिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, रोमानिया, ये जो तमाम बाल्कन स्टेट्स हैं, इन्होंने सब ने धीरे धीरे करके यहाँ पे आंदोलन किए और ये जो है साम्राज्य से अलग हो गए, ओटोमन साम्राज्य से बिल्कुल अलग हो गए 19वीं शताब्दी तक। तो धीरे धीरे ये साम्राज्य अपनी जो सीमाओं हैं उनको खोता जा रहा था। आप देखिए यहाँ पे ये साम्राज्य था, तो ये वाला हिस्सा पहले ग्रीस ने खोया, ग्रीस को ग्रीक रिवॉल्यूशन के थ्रू आजादी मिली। उसके बाद ये वाले हिस्से भी इसके हाथ से जाने लगे। तो ये साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे जो है कमजोर पड़ता जा रहा था, अपनी सीमाओं को, अपनी टेरिटरी को खोता जा रहा था। इधर से रशिया ताकतवर हो रहा था, इधर से हैब्सबर्ग ताकतवर हो रहा था, और दूसरी तरफ से फ्रांस और ब्रिटेन जो कि कॉलोनियल ताकतें बनती जा रही थी। जब एज ऑफ एक्सप्लोरेशन आया, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के बाद समुद्री रास्ते खोजे गए, दुनिया भर से नई नई संपदा को उन्होंने खोजा, अपनी मिलिट्री में इन्वेस्ट किया और उसके बाद उन्होंने सबको चुनौती देना शुरू कर दिया। फिर वो चाहे ओटोमन हो, चाहे हैब्सबर्ग हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो कोई भी हो, उन्होंने सबको यहाँ पे धीरे धीरे करके कमजोर करा है सब जगह पर। ये चीजें मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा क्या हुआ। रशियन साम्राज्य जब ताकतवर हो रहा था, वो भी बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो इस तरह से ओटोमन साम्राज्य जो है इस तरफ का हिस्सा, जो यूरोप वाला हिस्सा है, उसको खो चुका था, खो रहा था 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में। उसके बाद इजिप्ट भी इनके हाथों से चला गया 1830 के समय पे, ब्रिटिश के हाथों चला गया। ब्रिटिश अब ताकतवर हो रहा था 19वीं शताब्दी में। तो ब्रिटिश एम्पायर दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य था। इतना बड़ा साम्राज्य था ना, उसके लिए कहा जाता है कि ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता, ऐसा कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि ब्रिटेन में एक जगह कहीं रात होती थी तो दूसरी जगह दिन होता था, वहां पे दिन होता था तो दूसरी जगह, वहां पे रात होती थी तो दूसरी जगह दिन उग जाता था। तो इस तरह से ब्रिटेन का इतना बड़ा साम्राज्य था। और उसके बाद अल्जीरिया वाला जो हिस्सा है 1830 में फ्रांस ने जीत लिया। टूनिस को भी उसने 1881 में जीत लिया। लीबिया जो है वो इटली के हाथों चला गया 1911 में। धीरे धीरे करके बेसिकली ये है कि ये जो ओटोमन साम्राज्य था इसके हाथों से बहुत बड़ा हिस्सा चला गया है। टूनिशिया वाला हिस्सा देखिए, टूनिशिया क्या, अल्जीरिया वाला हिस्सा फ्रांस जीत गया। और ब्रिटेन की कॉलोनी देखिए आप 1900 में, कितना बड़ा साम्राज्य था दुनिया में। इनका अमेरिका में भी था, इनका अफ्रीका में भी था, इनका ऑस्ट्रेलिया में भी था, इनका एशिया में भारत और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर रूल था।
तो ये इतने ताकतवर हो चुके थे, तो ये ओटोमन अंपायर के आसपास के क्षेत्रों को भी अपने कंट्रोल में ले लेते, तो इजिप्ट इनके हाथों में आ गया था। और उधर फ्रांस जो है वो ब्रिटेन से तो मुकाबला नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने कुछ हिस्से तो अपने पास रखे ही थे, उसमें से उसने एक जो है टूनिस और ये वाला जो हिस्सा है अल्जीरिया वाला, ये इसने ओटोमन से छीन लिया। इटली के हाथों 1911 में लीबिया चला गया। तो इस तरह से ये साम्राज्य जो है अपनी सिग्निफिकेंस को और अपनी ताकत को, अपनी प्रेस्टीज को खोता चला जा रहा था। 19वीं शताब्दी तक खोता चला गया और कई जगहों पे नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए। उन्होंने अपने यहाँ पे कुछ आंदोलन करके और इस साम्राज्य का जो है उस तरह से भी इंटरनली भी नींव इसकी हिला दी, जब उन्होंने कहा कि हमें तो आज़ादी चाहिए और हमें अलग तरीके की पॉलिटिकल अथॉरिटी चाहिए, हम किसी सुल्तान के अंदर काम नहीं करेंगे, सुल्तान के अंडर नहीं रहेंगे, हमें एक पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहिए या किसी तरीके की डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर चाहिए। तो ये चीज़ें चल रही थी 19वीं शताब्दी में, तो पूरी दुनिया में चली हैं, तो यहाँ पे भी चली। तो वो चीज़ें चली 19वीं में, क्या 18वीं शताब्दी में ही शुरू हो गई थी, ये दुनिया भर में बहुत सारी जगहों पे हुआ है। तो ये चीज़ें हुई। फिर पार्टीशन और डिसोल्यूशन हुआ 19वीं और 20वीं शताब्दी में, क्योंकि अलग अलग जगहों पे आंदोलन चल रहे थे। बाल्कन वॉर्स हुए 1913 में, और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ उसको तो अभी आपको पता चल ही जाएगा, अभी दिखा देता हूं मैं आपको। लास्ट ओटोमन जो रूलर था, जो ऑटोनोमस रूलर जिसको माना जाता है, वो था सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड। 1876 से 1909 तक रूल किया इन्होंने। इसके दौर में काफी लोगों की ये डिमांड हो गई कि हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और इसने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हम स्थापित कर लेते हैं कि राजा जो है, जो ये सुल्तान जो है, वो संविधान के दायरे में काम करेगा और एक तरह से एक संसद बन जाएगी, पार्लियामेंट बन जाएगी, उसके अंदर आप जो है वहां के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव काम करेंगे। इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एरा कहा जाता है। हालांकि इसने कुछ समय के बाद इसको हटा दिया था और इसने एब्सोल्यूट मोनार्की के कंट्रोल को वापस स्थापित कर दिया था कि नहीं, सुल्तान ही सब कुछ होगा। कुछ समय के लिए इसने किया, लेकिन बाद में इसने हटा दिया। लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन बाद में फिर से आंदोलन हुए। उसने हमीद ने एक चीज कोशिश करी थी कि मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी थी, एजुकेशन सेक्टर को बेहतर करने की कोशिश करी थी, लेकिन साथ ही साथ इसने आर्मेनिया के अंदर जेनोसाइड भी करवाए थे। तो आर्मेनियन जेनोसाइड्स की वजह से इसने जो भी अच्छे काम किए उसके ऊपर भी इसने पानी फेर दिया, और लोग इसको उस चीज़ों के लिए ज़्यादा याद करते हैं कि इसने आर्मेनियन पॉपुलेशन को मरवाया, मसाकर करवाए, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जेनोसाइड करवाए। तो उसकी वजह से लोग और ज़्यादा खुश हो गए ओटोमन साम्राज्य की हुकूमत से। फाइनली इसको डिस्पोज कर दिया गया 1909 में। जो यंग टर्क पार्टी थी, जो कि एक नेशनलिस्ट और सेक्युलर पार्टी थी, जिसने कहा कि देखिए हमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए, इस साम्राज्य को हमें नहीं चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को फिर से स्थापित किया गया। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल एरा उसको कहा जाता है। और उसके बाद 1909 से 1920 तक ये दौर चला है। और यहाँ पे जो एम्पायर का अंदर जो रूलर था, जो सुल्तान था, वो सिग्निफिकेंट इतना था नहीं, उसको इतना पावर नहीं मिली थी। तो लास्ट ऑटोनोमस रूलर के तौर पे इसको देखा जाता है। किसको? हमीद सेकंड को, अब्दुल हमीद सेकंड को। उसके बाद रूलर हुए, सुल्तान हुए, लेकिन उनके पास ऑटोनॉमी इतनी थी नहीं, वो सिर्फ नॉमिनल हेड रहे। उसके बाद आगे चीजें क्या चली? अब आगे चल के रही चीजें कि फाइनल नेल वाज स्टक इन द कॉफिन। जब आखिरी ताबूत में कील कब ठोकी गई? जैसे मैंने क्या कहा था, कुछ समय अभी ऑटोमन साम्राज्य का जब राइज हुआ, तो मैंने क्या बताया था आपको कि बैजेंटाइन अंपायर की कॉफिन में आखिरी कील इसी ऑटोमन साम्राज्य ने गाड़ी थी। उसी तरीके से इस ऑटोमन साम्राज्य की जो कॉफिन है, उसमें आखिरी कील किसने ठोकी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन अंपायर सेंट्रल पावर्स की साइड लेता है। सेंट्रल पावर्स में आपको पता है ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आप मैप देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये ताकतें लड़ रही थी, एक तरफ सेंट्रल पावर, एक तरफ अलाइड नेशंस। अलाइड नेशंस में आपको दिख रहा है सब ये रशिया, यूरोप के तमाम देश, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इधर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सब इसका पार्ट थे। और दूसरी तरफ कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, और यहाँ पे ऑटोमन अंपायर। ये ऑटोमन अंपायर किसकी तरफ था? जर्मनी की तरफ था। और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार किसकी हुई? इन सेंट्रल पावर्स की हुई। इस टर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, इनकी हुई, ऑटोमन अंपायर की हार हुई। तो जब ऑटोमन अंपायर की हार होगी, तो उसके बाद इस साम्राज्य का क्या होगा? इस साम्राज्य का बंटवारा होगा, इस साम्राज्य का विघटन होगा, डिक्लाइन होगा, और वो ताबूत में इसकी आखिरी कील साबित हुई। तो उसके बाद जो है ये साम्राज्य खत्म हो गया। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे इस साम्राज्य की सीमाओं को बांट लिया गया। इधर फ्रेंच ने
फ्रेंच मैंडेट में आ गया, ब्रिटिश मैंडेट में आ गया, इटालियन इन्फ्लुएंस में आ गया। और इनको भी क्या चाहिए था, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली, इनको क्या चाहिए था, तेल, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या निकलता है, तेल निकलता है। उस तेल के लिए इन्होंने काफी क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लिया। ओटोमन साम्राज्य जो है वो सिर्फ टर्की वाले हिस्से में रह गया। अब ओटोमन साम्राज्य टर्की वाले हिस्से में रह गया, यहाँ पे भी चीजें चेंज हुई। यहाँ पे एक व्यक्ति आया, अभी मैं बात करूंगा। तो पहले और बाद की स्थिति में देखिए फर्क, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में, कि यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी थे, यहाँ पे ओटोमन साम्राज्य था। ओटोमन साम्राज्य भी ये हिस्सा तो खो चुका था, लेकिन ओटोमन साम्राज्य था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जर्मनी को बांट दिया गया, पोलैंड और इसमें चेक, यहाँ पे ये नए स्टेट बन गए, ऑस्ट्रिया हंगरी भी टूट गया, यहाँ पे भी चीजें बदल गई, यहाँ पे टर्की आ गया और ओटोमन साम्राज्य खत्म हो गया। तो चीजें बदल गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले और बाद में चीजें बहुत बदली थी। मैंने दिखाया था आपको यूरोप का मैप कितना बदला है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हमने बात करी थी आफ्टर मैथ की, कि कितना कुछ बदल गया था। अब डिक्लाइन होता जा रहा था। एक व्यक्ति था जिसको मॉडर्न टर्की का फाउंडिंग फादर माना जाता है, मुस्तफा केमाल अतातुर्क। बहुत ही बड़े हिस्टोरिक फिगर माने जाते हैं ये वर्ल्ड हिस्ट्री में, ना केवल टर्की के इतिहास में बल्कि बहुत बड़े फिगर माने जाते हैं। इन्होंने टर्की को मॉडर्न स्वरूप दिया और इन्होंने ये कहा कि टर्की को अपने टर्की के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को लीड किया एक तरह से, कि टर्की को अपनी आज़ादी चाहिए। और ग्रीक इन्वेजन हुआ था, उसको फोर्सफुली इन्होंने बैक किया, कि ग्रीक लोगों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था टर्की को अपने कंट्रोल में लेके, जब ओटोमन की हार हो गई थी उसके बाद। लेकिन उसको भी इन्होंने बैकफुट पे धकेला, ग्रीक्स को इन्होंने पीछे किया। पहले तो अपने देश को ग्रीक इन्वेजन से बचाया और उसके बाद इन्होंने कहा कि अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक नया शासन व्यवस्था चलाने का तरीका चाहिए। और वो तरीका क्या होगा, वो होगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन तरीका होगा। अब उन्होंने कहा कि ओटोमन जो रूलर है वो सुल्तान नहीं रहेगा, सुल्तान तो खत्म, सुल्तान का पद खत्म 1922 में। और अब्दुल मेदीज सेकंड जो है वो ओटोमन आखिरी लीडर हुआ करता था, आखिरी सुल्तान था, नॉमिनल हेड था। 1922 और 1924 के बीच में इसने एक कलीफ के तौर पे रूल किया है, सुल्तान भी नहीं था ये। इसको कहा कि सिर्फ खलीफा हो। खलीफा जो है वो क्योंकि इस्लाम के अंदर एक पद है, उसका एक महत्व है, इसलिए खलीफा रखा। लेकिन उसके बाद 2 साल बाद 1924 में मुस्तफा केमाल अतातुर्क ने इस पद को भी खत्म कर दिया। तो आपको एक बात याद होगी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919-1920 के अंदर भारत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ साथ एक और मूवमेंट चल रहा था जिसको क्या कहा जाता है, खिलाफत आंदोलन। वो खिलाफत आंदोलन इसलिए था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने किया था ना वो आंदोलन, कि आप क्या ना करें, हमारे खलीफा के पद को समाप्त ना करें, खलीफा को उसके पद से ना हटाएं। लेकिन खलीफा के पद को पूरी तरह से ब्रिटिशर्स नहीं बल्कि केमाल अतातुर्क ने हटाया था, जो कि एक खुद मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर थे, वो टर्की के लीडर थे और टर्की को वो मॉडर्न स्वरूप देना चाहते थे। और उन्होंने हर तरीके से सुल्तनत और सुल्तान और खलीफा इन सब चीजों से अपने आप को हटा के और नया स्वरूप दिया, टर्की का एक नया तरीके से उसकी सरकार को स्टैब्लिश किया। अब ओटोमन सरकार की बात करें, ओटोमन का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था जिसमें सुल्तान सर्वोच्च होता था, उसका लीडर जो उसको सुल्तान कहा जाता था। और सुल्तान जो है आप जानते हैं कि सिर्फ ओटोमन में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बहुत जगह सुल्तान कहे जाते हैं। आप भारत की बात कर लिए तो दिल्ली सल्तनत पीरियड जो था वहां पे ज्यादातर जो लीडर थे वो सुल्तान का टाइटल लेते थे। मेडाइवल पीरियड में इस्लाम वर्ल्ड में कई लीडर्स ने अपना जो है पद सुल्तान के तौर पे टाइटल लिया है उन्होंने। और क्योंकि सुल्तान का जो पद था उसको लेजिटिमाइज किया जाता था मुस्लिम वर्ल्ड के स्पिरिचुअल लीडर और कम्युनिटी हेड जो खलीफ हुआ करता था उसके द्वारा। और सुल्तान को माना जाता था कि वो एक खलीफा का जो है सबॉर्डिनेट है, तो उसका पद का जो है वो महत्व बढ़ जाता है, उसके पास अथॉरिटी होती थी, इंडिपेंडेंस होती थी पूरी तरह से। और कई बार सुल्तान का जो पद है वो खलीफा जो है अपनी तरफ से रिकॉग्नाइज करता था कि ये जो है मेरे द्वारा रिकॉग्नाइज सुल्तान है। तो इस तरह से चीजें होती थी। लेकिन इस सुल्तान के सर्वोच्च होने के साथ साथ एक एडवाइजरी बॉडी भी हुआ करती थी वजीरों की, वजीर यानी मंत्री, और मंत्रियों में भी एक ग्रैंड वजीर हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर होता था जो कि उसका सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री होता था सुल्तान का, जिससे सलाह ली जाती थी, बड़े बड़े इश्यूज के ऊपर अथॉरिटी के डिसीजन लिए जाते थे। कुछ ऑटोमन गवर्नमेंट के अंदर आप ये भी देखेंगे कि लोकल रूलर जो हुआ करते थे उनके पास भी कुछ ऑटोनॉमी हुआ करती थी, और उनके बदले उनसे ये कहा जाता था कि आप हमें सर्व करेंगे और हमारे प्रति लॉयल रहेंगे, बदलेंगे नहीं, अदरवाइज तो आपके खिलाफ हम फिर से कोई कैंपेन और कोई लड़ाई छेड़ देंगे। तो इस तरह से चीजें थी। ऑटोमन की जो पूरी गवर्नेंस चलती थी उसमें सबसे बड़ा फ्लो था कि उनके यहाँ पे सक्सेशन का कोई फ्रेमवर्क नहीं था कि कौन सक्सेसर बनेगा।
सुल्तान के बाद अगला सुल्तान कौन होगा, बड़ा बेटा होगा, छोटा बेटा होगा, जो योग्य होगा वो होगा कि कौन होगा। इसलिए क्या होता था कि जो कैपेबल प्रिंस होते थे वो थ्रेन को ले लेते थे। ये एक फिलोसॉफी मानी जाती है कि ऐसी प्रिंसिपल था इनके यहाँ पे, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं था। कई बार जो है इनके बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन हो जाया करते थे, और लड़ाइयों में कई जो है भाई भाइयों के दुश्मन हो जाया करते थे, कई भाई आपस में मार देते थे अपनी सत्ता हासिल करने के लिए। इसकी वजह से जो है भाइयों के बीच में कंपटीशन क्रिएट हो जाता था, और कई इसकी वजह से आपस में पारिवारिक क्लेश, एक तरह से आप कह सकते हैं इंटरनल सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस क्रिएट होती थी। बहुत बार हुआ ऐसा, लेकिन फिर भी ये 600 साल तक साम्राज्य चल गया तो ये बड़ी बात है। उसके बाद ये बात है कि सलीम सेकंड का जो पीरियड था, जो कि सलीम जो सुलेमान द मैग्निफिसेंट के बाद जो शासक बनते हैं 1566 में, जिनके समय पे मैंने आपको बताया था कि उनके समय से ही डिक्लाइन शुरू हो गया था। डिक्लाइन क्यों होना शुरू हो गया था? क्योंकि उन्होंने अपना जो ध्यान है वो एडमिनिस्ट्रेशन से हटा के हरम की तरफ और बुरी आदतों की तरफ बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से चीजें खराब हो गई थी। शासन में करप्शन बढ़ गया था, इंटॉलरेंस बढ़ गई थी, नेपोटिज्म बढ़ गया था, और बहुत सारी चीजें हो रही थी उस दौर में। तो वो दौर जो है डिक्लाइन का दौर था, और ऑटोमन गवर्नमेंट के लिए भी वो डिक्लाइन का दौर था, और पोटेंशियल सक्सेसर्स को हटा दिया गया। कई लोग जो अच्छे शासक बन सकते थे वो उनको मार दिया गया, और चीजें जो है वो बिगड़ गई। कई मंत्रियों के हाथ में ताकत आ गई, कई सेनापतियों के हाथ में ताकत आ गई, और चीजें जो है सुल्तान जो है वो थोड़ा सा उसकी रिलेवेंसी जो है वो कमजोर हो गई। ठीक है, ये 16वीं शताब्दी में ही होना शुरू हो गया था। हालांकि अंपायर फिर भी आगे बढ़ा है, साम्राज्य का फिर भी विस्तार हुआ है, लेकिन उस ऑटोमन गवर्नमेंट के अंदर एक तरह से डिक्लाइन आपको देखने को मिलता है। मिलिट्री की अगर बात करें, ऑटोमन मिलिट्री जो इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित जिसने किया, तो उसमें मिलिट्री का तो काफी बड़ा योगदान रहा है। तो वो बहुत ताकतवर मिलिट्री रही अपने इनिशियल फेज में। उन्होंने काफी सारे नए चीजों को लेके आए, वो उन्होंने कैनन्स का इस्तेमाल किया, उन्होंने अच्छी बंदूकों का इस्तेमाल किया, तो इसलिए वो ताकतवर रहे। और उनके टाइटल लिया करते थे वो गाजी का, जिसका मतलब हुआ करता था कि होली वॉरियर। और ये होली वॉर अगेंस्ट, मेनली इनका होली वॉर था बेजेंटीन के खिलाफ। इनका ये था कि हम धार्मिक युद्ध लड़ रहे हैं, इस्लाम की तरफ से क्रिश्चियंस के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो कई लोग जो है वो जिहाद का नारा भी यहाँ पे देते थे। तो वो चीजें चल रही थी, और ये ताकतवर हुआ साम्राज्य। यहाँ पे इनकी जो राइडर कैलवरी थी उसको अकिनिसिस कहा जाता था, जिसका मतलब अकीन का मतलब होता है रेड, और टर्किश वर्ड ये मिलेंगे यहाँ पे कई सारे, उनसे ही उनके ही टर्किश वर्ड्स के टर्मिनोलॉजी से कई शब्द बने हैं। सिपाहीस जिनको कहा जाता था, सिपाही जो होते थे वो लाइट ऑटोमन हैवी कैलवरी सोल्जर्स हुआ करते थे, जिनको सब तरीके के वेपन्स मिलते थे, और अच्छा खासा उनको पे भी किया जाता था, सैलरी दी जाती थी उनको, लैंड दी जाती थी उनको, सैलरी की बजाय उनको लैंड दी जाती थी, लैंड वगैरह मिलती थी। अच्छा उनका ओरा माना जाता था, अच्छे सोल्जर्स माने जाते थे ये। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट सोल्जर माने जाते थे वो थे अजब। अजब वो थे जो अनमैरिड और बैचलर्स सोल्जर्स हुआ करते थे, जो कि उनके पास सारे बहुत ही अच्छे वेपन्स इनके पास रहते थे। उसके बाद भी जो सबसे मोस्ट आइकॉनिक सोल्जर्स माने जाते थे, आइकॉनिक ऑटोमन हैवी इन्फेंट्री जो थी, वो थी देवसिरमे की। देवसिरमे जो थे उनका मतलब होता है चाइल्ड लेवी सिस्टम। इसमें क्या है, बच्चे को बचपन से ही जो मतलब वो दी जाती है कि किस तरह से उसको युद्ध कला में निपुण किया जा सके। तो बहुत सारे जो बच्चे थे बालकंस वाले से उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता था, उनको ट्रेन किया जाता था। जेनिसरी जो सोल्जर्स थे, जिसका मतलब होता है न्यू सोल्जर्स, उसमें उनकी भर्ती की जाती थी, और इनमें से कईयों को आगे चल के मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स में भी पदों पे बिठाया जाता था। लेकिन बचपन से उनको इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती थी कि उनको सर्व करना है साम्राज्य के लिए, चाहे मिलिट्री में करें चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में करें, और उनको इस तरह से एजुकेशन और इस तरह से उनको हथियार चलाना, ये सब चीजें सिखाई जाती थी। ये थे कौन से सोल्जर? ये थे देवशिरमे, ये थे। ठीक है, उसके अलावा इनकी मिलिट्री की बहुत बड़ी विशेषता थी कि शुरुआती समय में गन पाउडर का इस्तेमाल ये लोग करते थे, लाइट और हैवी कैनन्स का इन्होंने इस्तेमाल किया। उसी की वजह से इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को हराया था 1453 में, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छे तोप गोले थे। अदरवाइज तो उसको हराना, उसकी दीवारों को फांद पाना ही बड़ा मुश्किल था, इतना ताकतवर किला था। कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारें बड़ी मजबूत मानी जाती थी। तो इस तरह से चीजें चल रही थी। शुरुआती समय में इनकी मिलिट्री बड़ी ताकतवर थी, लेकिन बाद में इनकी मिलिट्री में नए रिफॉर्म्स हुए नहीं। राजा का जो सुल्तान था उसका जो है इस तरफ ध्यान नहीं था, क्योंकि साम्राज्य बहुत विस्तारित हो चुका था। अब नया विस्तार करने में ज्यादा रुचि नहीं रही थी, और उसका ध्यान जो है वो दूसरी चीजों की तरफ ज्यादा चला गया था। तो नई चीजों की तरफ मॉडर्नाइज नहीं किया गया, और नए मॉडर्नाइज नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा कि आने वाले जो
मॉडर्न स्टेट्स थे जो मॉडर्नाइज कर रहे थे अपने वेपन्स को, अपनी मिलिट्री को, उनके सामने ये नहीं टिक पाया, चाहे वो हैब्सबर्ग डायनेस्टी हो, चाहे ब्रिटिश एम्पायर हो, चाहे वो फ्रेंच एम्पायर हो। इन सभी ने इसके साम्राज्य के कुछ कुछ हिस्सों को जीत के इसको कमजोर किया है। तो इस तरह से साम्राज्य जो है उसका अंत होना शुरू हो गया। नेवी भी इनकी कमजोर हो गई 17वीं शताब्दी के बाद, क्योंकि इन्होंने चेंज नहीं की। तो ये इसकी मिलिट्री की बात हो गई। अब रिलीजन की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि ये इस्लाम का साम्राज्य था, तो ये इनका जो रिलीजन था वो तो इस्लाम था। सुल्तान था वो भी इस्लाम को मानता था। साम्राज्य के अंदर मेनली इस्लाम जो है उस रिलीजन को फॉलो किया जाता था, लेकिन ब्लास्फेमी को ये लोग स्वीकार नहीं करते थे कि कोई भी इस्लाम का अगर किसी तरह से विरोध करे या उसका नुकसान पहुंचाए तो उसको ये टॉलरेट बिल्कुल नहीं करते थे। लेकिन रिलीजियस टॉलरेंस थी, मतलब दूसरे रिलीजन को आप मान सकते हैं, रिलीजियस वे में आपका प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। और बायजीद जो पहले शुरुआती शासकों में चौथे पांचवें नंबर के शासक थे, इन्होंने भी स्पेनिश जूस जो थे उनको वेलकम किया था कि जूस जो है वो आके रह सकते हैं इनके साम्राज्य में, और उनको किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं होगा। तो जोइश लोग जो हैं, जिनके साथ आप जानते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड का आज भी जो है कई जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। आप जानते हैं कि आज भी इजराइल जो कि दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है, जू कंट्री है, जूइश लोग वहां पे रहते हैं, उनका और उसके आसपास के इस्लामिक कंट्रीज के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं है। लेकिन उस दौर में इन्होंने जू लोगों को जो है, यहूदियों को स्वीकार किया, उनको वेलकम किया। महमद द कॉन्करर जो कि बड़े इंपॉर्टेंट शासक माने जाते हैं, उन्होंने क्या किया था, क्रिश्चियन क्लर्जीज को भी प्रोटेक्शन देने की बात करी थी, उनको रिलीजियस इंडिपेंडेंस देने की ऑफरिंग करी थी कि आप अपने रिलीजन को मानिए, हमें कोई इशू नहीं है, हम अपने रिलीजन को मानते हैं। तो एक रिलीजियस टॉलरेंस का व्यवहार आप देखते हैं कुछ कुछ दौर में, तो वो भी इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इकोनॉमी और ट्रेड की बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है इस साम्राज्य का कि 1453 में जब कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को पूरी तरह से फतेह कर दिया और बेजेंटाइन एम्पायर को अंत कर दिया, और पूरे मेडिटेरियन और इस रेड सी वाले, ब्लैक सी वाले रीजन के अंदर ओटोमन साम्राज्य का पूरी तरह से दबदबा हो गया, तो ब्लैक सी वाले क्षेत्र में भी इनकी हेजिमनी हो गई। तो इन्होंने क्या किया कि अब इनके पास ये था कि पुराने सिल्क रूट को ये अपने आप कंट्रोल करते थे। पुराना सिल्क रूट आपको पता है ना, कि जो चाइना को जोड़ता था, भारत को जोड़ता था। इसको सिल्क रूट इसलिए कहा गया क्योंकि यूरोप के लोग चाइना से सिल्क बहुत ज्यादा खरीदते थे, है ना। और इसका ये रास्ता था, ये वाला लैंड रूट था, और कुछ हिस्सा इसका पानी के रास्ते से इधर से भी आता था, तो भारत से भी जुड़ते थे, भारत से भी मसाले वगैरह खरीदते थे यूरोप के लोग। लेकिन अब इस हिस्से के अंदर पूरा कंट्रोल आ गया ओटोमन का, और ओटोमन जो है वो मेडिटेरियन को कंट्रोल कर रहा है, इस रेड सी को कंट्रोल कर रहा है, इस क्षेत्र को कंट्रोल कर रहा है। उन्होंने कहा यूरोप के लोगों को, जिनके साथ उनकी बनती नहीं थी, यहाँ पे क्रिश्चियन लोग ज्यादा रहते थे, उनको कहा कि यहाँ से अगर यहाँ तक जाना है तो हमारी मर्जी से जाना पड़ेगा, हमें टैक्स देना पड़ेगा, और हमने मना कर दिया नहीं जाना तो नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे ओटोमन्स का कंट्रोल आने की वजह से यूरोप के सामने चुनौती ये आ गई कि अब अगर इंडिया के साथ ट्रेड करना है, चाइना के साथ ट्रेड करना है, तो करें कैसे। तो ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था, बहुत बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट था कॉन्स्टेंटिनोपल का फतेह होना, और उसकी वजह से ट्रेड रूट्स भी बदल गए। और अब ये वाला जो हिस्सा है डार्नेसिस, ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, मारमारा जो ट्रेड है, मारमारा सी ऑफ मारमारा इससे जुड़ती हैं, ब्लैक सी, ये सब, ये एग्नेन सी से जुड़ना, ये सारे रास्ते जो हैं ये कंट्रोल कौन कर रहा था, ये कर रहा था ओटोमन साम्राज्य। और ओटोमन साम्राज्य के कंट्रोल की वजह से सारे जो ट्रेड रूट्स हैं वो ब्लॉकेज हो गए यूरोप और एशिया के बीच में। और आना है तो अच्छा खासा भुगतान करना पड़ेगा, अच्छा खासा टैक्स पे करना पड़ेगा। ओटोमन साम्राज्य की मेडिटेरियन और इंडियन ओशन में बहुत बड़ी हेजिमनी हो गई, और हेजिमनी की वजह से ब्रिटिश क्या, यूरोपियन जो मर्चेंट्स थे, यूरोपियन जो अंपायर्स थे, उनका ओटोमन के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। अब ओटोमन के साथ इसीलिए उन्होंने कई सारी लड़ाइयां भी लड़ी, जिसमें ओटोमन कमजोर भी हुआ। लेकिन शुरुआती समय में, स्पेशली 15वीं-16वीं शताब्दी में, तो ओटोमन बहुत ताकतवर था। तो अब जो है ओटोमन की इस हेजिमनी को खत्म करने के लिए यूरोप के लोगों के सामने ये चुनौती थी कि उनको नए ट्रेड रूट्स खोजने थे, कि किसी भी तरीके से यूरोप को एशिया के साथ जोड़ा जाए, भारत के साथ और चीन के साथ जोड़ा जाए। इसीलिए एज ऑफ एक्सप्लोरेशन का दौर शुरू हुआ, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, जिसमें बहुत सारी यात्राएं हुई, वोयाग्स हुई, जिसमें शुरुआत जिसकी किसने करी थी, स्पेन और पुर्तगाल ने, जिसमें पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया केप ऑफ गुड होप के रास्ते, और ये जो आपका कोलंबस है, ये आना तो चाहता था एशिया ही, लेकिन ये इस रास्ते गया तो इसको रास्ते में मिल गया अमेरिकी महाद्वीप।
जिसका पता नहीं था उस समय यूरोप के लोगों को कि ऐसा भी कोई जगह है, ऐसी भी कोई लैंड है। तो वो उधर पहुंच गया 1492 में, ये 1498 में भारत पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्योंकि इस 1450 के बाद से क्या हो रहा था, इस क्षेत्र को किसने कंट्रोल कर रखा था? ओटोमन ने। ओटोमन की वजह से ये रास्ते खोजने पड़े थे इनको, और उसकी वजह से बहुत कुछ बदलाव आया, बहुत कुछ बदल गया। एक नया तरीके की जो है नई ताकतों का राइज हुआ इसकी वजह से। कॉलोनियल पीरियड शुरू हो गया, यूरोप के लोगों का एक नई दुनिया पे कब्जा करने की मंशा बनने लगी। उन्होंने अमेरिकी महाद्वीप को यहाँ पे कॉलोनाइज किया, उसके बाद एशिया को कॉलोनाइज किया, फिर उस ओटोमन को भी एक तरह से आगे धीरे धीरे करके कमजोर कर दिया, और ओटोमन के भी डिक्लाइन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओटोमन का आर्ट और आर्किटेक्चर काफी पॉपुलर है, क्योंकि उन्होंने पर्शियन, बेजेंटाइन और अरेबियन स्टाइल सबको एक साथ लेके आए, और इतने बड़े भूभाग के ऊपर रूल कर रहे थे, तो सबके जो आर्ट और आर्किटेक्चर हैं वो साथ आ जाते हैं, और उनकी वजह से एक नया आर्ट और आर्किटेक्चर डेवलप होता है अलग अलग तरीके का, और अलग अलग तरीके की बिल्डिंगें आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सुलेमानी मॉस्क है इस्तांबुल में, बहुत खूबसूरत मस्जिदें बनवाई इन्होंने, मदरसे बनवाए, महल बनवाए, बड़े बड़े इन्होंने सुल्तान की जो है महल बनाए। हालांकि पहले भी बेजेंटाइन जो था, बेजेंटीन के समय पे भी ये जो शहर था इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल, ये काफी अच्छा था, बहुत बढ़िया शहर माना जाता था, अच्छे खासे इसका आर्किटेक्चर था। उसको भी इन्होंने और डेवलप किया, मदरसे बनाए गए, कई सारी रिलीजियस स्कूलों के साथ साथ किचन, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज, ये सब बनाए गए, सुल्तानों के टॉम्ब बनाए गए। तो वो चीजें आप देखते हैं। मेमार सिनार जो है एक बहुत ही प्रोमिनेंट ऑटोमन आर्किटेक्चर का डिजाइन माना जाता है। सुलेमानी मॉस्क को अभी मैंने आपको दिखाया, सेलिमिया मॉस्क मानी जाती है। ब्लू मॉस्क जो है, ये आप देखिए, सेलिमिया मॉस्क, ये इस्तांबुल में, ब्लू मॉस्क, ये बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। इस्तांबुल आज भी इसीलिए दुनिया के बहुत ही खूबसूरत शहरों में गिना जाता है, और वहां पे बहुत टूरिस्ट आते हैं इन प्लेसेस को देखने के लिए। हागिया सोफिया, ये एक मस्जिद है, बहुत सुंदर सुंदर मस्जिदें इन्होंने बनाई हैं। टॉप कापी पैलेस म्यूजियम जो है, ये इन्होंने बनाया। तो बहुत सारे यहाँ पे काम हुए, और इसकी वजह से ये इनके लिगेसी में भी काउंट किया जा सकता है। अगर हम बात करें ओटोमन के, हमने सभी हिस्सों की बात करी, तो इसकी लिगेसी की भी बात कर लेते हैं। तो कल्चर और आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस में इन्होंने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अभी आपको मैंने बताया है कि कितने बड़े बड़े आर्किटेक्चरल वर्क इन्होंने किए। लीगल और एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर में भी इन्होंने काम किया, सिस्टम में भी कई सारे जो लीगल लॉज हैं इस्लामिक लॉज के, उनमें शरीयत के जो कानून हैं उनमें इन्होंने काफी सारे डेवलपमेंट किए। ठीक है, तो ये ओटोमन एडमिनिस्ट्रेशन के समय पे ये हुआ था। आपको सुलेमान द लॉगिवर का समय याद होगा, उस समय उन्होंने कई सारे लीगल सिस्टम्स को रिफॉर्म किया। जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट पढ़े। जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट तो यही है कि आप देखिए कि कितने बड़े तीन महाद्वीपों के ऊपर रूल करेगा जो साम्राज्य है, उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना होगा, उसकी वजह से जियोपॉलिटिक्स कितनी जो है वो परिवर्तित होगी, उसकी वजह से ट्रेड रूट्स कितने डिस्टर्ब हो गए थे, कितने चेंजेस हो गए थे, ये चीजें हुई। और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये साम्राज्य कोलैप्स कर गया, तो उसके बाद कई नए नए नेशन स्टेट्स जो है उनका इमरजेंस होता है, और नए नए स्टेट्स जो बने उनका मैंने आपको मैप दिखाया था शुरुआत में कि कितने सारे स्टेट्स के ऊपर ये बना हुआ था। आज के समय वहाँ पे टर्की भी है, ईरान, इराक, और ये तमाम जो देश आपको नजर आते हैं, इजराइल वगैरह, जॉर्डन, वेस्ट बैंक, सीरिया, और उसके इजिप्ट, ये तमाम देश जो है उस समय तो उसी का पार्ट हुआ करते थे ओटोमन का। लेकिन बाद में बचा कौन? ओटोमन के अंदर से जो देश निकल के आए ये सारे निकले, लेकिन टर्की को उसका सक्सेसर माना जाता है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वही बचा था हिस्सा उनके पास। रिलीजियस टॉलरेंस के नाम पे भी इनको काफी जाना जाता है, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद, इतने बड़े साम्राज्य, जब रोमन साम्राज्य हुआ करता था वहां पे रिलीजियस टॉलरेंस आपको कम देखने को मिलती है। बड़ा नाम था उस साम्राज्य का, लेकिन शुरुआत में उन्होंने क्रिश्चियंस का प्रोसिक्यूशन किया, उसके बाद क्रिश्चियनिटी को अपनाने के बाद दूसरे रिलीजन्स का उन्होंने प्रोसिक्यूशन किया। तो वो चीजें हुई हैं, तो यहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस को भी इन्होंने काफी महत्व दिया। तो ये चीजें दिखती हैं इनकी लिगेसी में। और उसके अलावा अगर देखें, इनका इतना बड़ा साम्राज्य था, तो साम्राज्य की वजह से चीजें कितनी कुछ आसपास के क्षेत्रों में एक कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है, और बहुत कुछ विरासत के तौर पे इतना बड़ा साम्राज्य देख ही जाता है। उस साम्राज्य का कोलैप्स कब हो गया? 1922 में। और आज आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से देश नजर आते हैं। टर्की, जो इसका एक सक्सेसर स्टेट माना जाता है, सीरिया, बगदाद जो इराक की राजधानी, इराक वाला हिस्सा, उसके अलावा जॉर्डन, पैलेस्टाइन या इजराइल जो एक ही हिस्से में है, इजिप्ट, सऊदी अरब का ये वाला हिस्सा इनके कंट्रोल में था, लेकिन ये सऊदी अरब का ही पूरा हिस्सा है, लीबिया, अल्जीरिया, ये हिस्से इसी के कंट्रोल में हुआ करते थे पूरे। और यहाँ पे ग्रीस, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब तो थे ही थे। तो बहुत बड़ा हिस्से पे इन्होंने कंट्रोल किया। होपफुली आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। आई नो वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मैं पार्ट्स में वीडियो ज्यादा बनाता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ, सोचता हूँ कि
एक पर्टिकुलर टॉपिक कम से कम आपका एक ही वीडियो में पूरा हो जाए, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्रीमियम कोर्सेस मिल जाएंगे, जिनसे आप अपने घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, तो वो आप चैट सेक्शंस के माध्यम से मुझसे डायरेक्टली जुड़ के यहाँ पे पूछ सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं। और सक्सेस प्लस एकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम, ये फेसबुक, इन सभी के साथ। सो वीडियो आपने यहाँ तक देखा, उस सभी के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।